वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका इकाई 17 विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण। इकाई की रूपरेखा। उद्देश्य प्रस्तावना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑस्ट्रेलिया। आंतरिक स्वरूप तथा विश्व की प्रवृत्तियाँ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक में ऑस्ट्रेलिया। शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते गेट। उपवर्गीय सम्मेलन केरस समूह। ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी देश दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व एशिया। भारत अन्य क्षेत्रीय सहयोग। विकास सहायता सारांश शब्दावली। उद्देश्य परस्पर निर्भर होते विश्व में ऑस्ट्रेलिया की विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप परिवर्तनशील विश्व अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया के स्थान का पता लगा सकेंगे। पिछले 2 दशकों से विश्व अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन की जानकारी तथा ऑस्ट्रेलिया पर इसका प्रभाव जान सकेंगे। विश्व के आर्थिक मसलों में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे तथा आर्थिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का विश्लेषण कर सकेंगे। प्रस्तावना। जैसे कि अपने खंड 1 में पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया बड़े भूभाग वाला छोटा तथा एक संपन्न देश है। आरंभ में ऑस्ट्रेलिया एक उपनिवेश था, लेकिन 1840 तथा 1850 के दशकों में कृषि एवं खनिज उत्पादकों का बड़ा निर्यात देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया में धन एवं आमदनी का विभाजन विश्व मानकों के अनुसार है। 50 के दशक के पूर्वार्ध तक ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध मुख्यतः पश्चिमी यूरोप से विशेष ब्रिटेन से थे। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की पारिभाषिक विदेश नीति संरक्षक की थी। आरंभ में ब्रिटेन के प्रति एक दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के प्रति वफादारी की रही, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक स्पष्ट रूप से उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना आरंभ किया। यह प्रवृत्ति 1990 के दशक में मुद्रा संगठन के बाद भी जारी रही। आधुनिक समय के आर्थिक विषय किसी अन्य विषय की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहते हैं। 20वीं शताब्दी के आखिरी 10 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था का अपना स्वरूप बन गया। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया की व्यापार नीति आंतरिक तथा सुरक्षात्मक थी। इस पर वह विचार हावी था कि ऑस्ट्रेलियाई उद्योग ना तो उत्तर की सघन श्रम वाली अर्थव्यवस्था का हो, ना ही यूरोप और अमेरिका की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का मुकाबला कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया फार्म विश्वव्यापी हो रही है। नियंत्रण पूंजी निवेश ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के केरेस समूह में तथा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक APEE में नेतृत्व वाली भूमिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्ति की श्रेणी में रखा जाता है। भौगोलिकीकरण में विश्व में हमेशा विभिन्न अर्थव्यवस्था का परस्पर निर्भरता के रूप में देखा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते ऑस्ट्रेलिया को एक साधारण तथा होशियार के देश के रूप में जाता रहा है। विश्व युद्ध के बाद से आज व्यापार के द्वारा प्रगति करने की परंपरा बन गई है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय संदर्भों की अपेक्षाकृत एक छोटा तथा महत्वहीन देश था। ऑस्ट्रेलिया आर्थिक विकास सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कन्वर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट OECD के सभी देशों में एक साथ सर्वाधिक मुक्त तथा सर्वाधिक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया वस्तुओं पर निर्भर रहने वाला देश है। ऐसे देश की विदेश व्यापार नीति बड़े व्यावसायिक देशों से तो काफ़ी दो तरफा वस्तुओं के आदान प्रदान के समझौते करने की होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भेदभाव रहित बहुपक्षीय तत्वों पर आधारित
तख्तों पर ध्यान दिया गया। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए कठिन समय था। ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि विश्व बाजार में कृषि और खनिज की अपेक्षा औद्योगिक वस्तुओं का व्यापार अधिक था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की अवधि से 1970 के दशक के पूर्वार्ध तक विश्व अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक उन्नत समय रहा। विश्व व्यापार तेजी से फैला। व्यापार नीति के सबसे बड़ा परिवर्तन युद्धकालीन नीति बगैर दाई नेबर में आया। व्यापार को उदार बनाने के गंभीर प्रयास हुए। सीमा शुल्क तथा व्यापार समझौते गेट की अनेक सफल बैठकों में औद्योगिक वस्तुओं से प्राप्त रूप से शुद्ध हटाए गए। इसी प्रकार अन्य संरक्षणकारी उपायों श्रेणियों में व्यापक परिवर्तन हुए। विश्व अर्थव्यवस्था में घटते अंतराल तथा बदलती उच्च बेरोजगारी ने नए संरक्षणकारी उपायों के लिए जोर डाला। राजनीतिक और आर्थिक संगठनों के अंतर्राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्थाओं के अनेक वातावरण संबंधित परिवर्तन भी हुए। शीत युद्ध समाप्त होने तथा पूर्व पश्चिम के संबंधों में परिवर्तन आने से राजनीतिक विषयों की तुलना में आर्थिक विषयों को प्राथमिकता दी जाने लगी। घरेलू नीतियों का संबंध विदेश नीतियों से जुड़ने लगा। विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यापार में ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा 2.5% से घटकर 1.1% रह गया। 1978 में से 1983 के बीच मुख्य निर्यातों देशों की सूची उसका स्थान 12वें स्थान से गिर कर 23वां रह गया। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार की पारंपरिक वस्तुएं आधारभूत तथा कच्चा माल रही है। विश्व व्यापार में बहुत विनियम में इसका महत्व कम हो गया। यहाँ तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव कम हो गया। 1980 के दशक में उत्तरार्ध में ऑस्ट्रेलिया ने 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक राजनीतिक पहल की। छोटे देश होने के बावजूद मुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संरक्षण का ऑस्ट्रेलिया ने आशा से अधिक समर्थन किया। इन समझौते को व्यापारिक समझौते के लिए आयोजित उर्वरक बैठक में कृषि व्यवसायिकों और कैरियर समूह का नेतृत्व करने के माध्यम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार के लिए समर्थन किया गया। इसी प्रकार अपने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन APEC के सूत्रपात से एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बनाने की वचनबद्धता का भी समर्थन किया। आंतरिक स्वरूप तथा विश्व की प्रवृत्तियाँ। ऑस्ट्रेलिया की करवट लेती अर्थव्यवस्था ने न केवल तेजी से विकासशील होने के कारण चर्चा करने योग्य अपितु सरकार द्वारा किए गए पृथक आर्थिक प्रबंधनों के कारण भी चर्चा करने योग्य है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक प्रगति दर प्रति वर्ष 2.1% थी। ये संपूर्ण आर्थिक विकास सहयोग संगठन की रिकॉर्ड प्रगति दर से कम थी। 1970 के दशक तक ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद स्थिति कुछ कमज़ोर हो गई। बेरोजगारी कुल कार्यबल का 10% तथा मुद्रास्फीति की दर 11.5% हो गई। ऑस्ट्रेलिया व्यापार को क्षति हुए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुख्यतः आंतरिक दृष्टि वाला देश है। यूरोप व्यवस्था के लगभग पूरे 200 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया उच्च संसाधनों की किराएदारी में डूबा रहा। यह किराएदार ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था का क्षय करते रहे। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में पेशेगत लाभ आधारभूत उत्पादकों में रहता है। इनका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उत्पादन का विक्रय किया जाता है। यदि नई तकनीकी अपना ली जाए तो लागत कम की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था के मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता को 1983 को पहचाना गया। विश्वव्यापी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार 1983 से बजट घाटा कम करने में सफल हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय हितों की क्षति वस्त्र कपड़े तथा जूतों पर उच्च संरक्षण के कारण हुई है।
इससे इन पड़ोसी एशियाई देशों की प्रतिक्रिया हुई जिनके लिए यह वस्तुएं निर्यात बढ़ने के लिए थी आरंभिक अवस्थाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इससे ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कृषि उत्पादक के संरक्षण को कम करने की कोशिशों में बाधा आई। ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था में उच्च औद्योगिक संरक्षण और आंतरिक घरेलू अर्थव्यवस्था के अपने आरंभिक वर्षों के स्वरूप से एक नया स्वरूप लिया। 1980 के दशक के मध्य से ऑस्ट्रेलिया ने अपेक्षाकृत मुक्त व्यापार को अपनाया। अधिक विकास आयोग गठन में ऑस्ट्रेलिया सबसे कम संरक्षण वाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में से है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था अपने प्रमुख खनिज एवं कृषि यातकों पर निर्भर करती थी। अब यह उद्योगों में निर्मित वस्तुएं तथा वे सेवाएं भी निर्यात करता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक तथा निर्यात बढ़ने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में संपूर्ण सुधार प्रक्रिया के केंद्र में श्रम बाजार का सुधार आदि ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रतियोगी बनाना चाहता है जो उसे अपने श्रम बाजार को कभी प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा। ऑस्ट्रेलियाई श्रमिक संघ आंदोलन भी इस विचार से सहमत है। ऑस्ट्रेलिया परंपरागत रूप से पूर्ण निजी पूंजी आयातक देश था, परंतु अनेक वर्षों से ये विदेशी निवेश भी बन गया है। पहले निवेश सीमित स्तर पर मुख्य पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण पश्चिम प्रशांत द्वीप क्षेत्र में किया जाता था। पिछले दशक में पूंजी निवेश के लिए उदारीकरण की आम नीति के द्वारा दो परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से किए गए, क्योंकि एक तरफ तो ऑस्ट्रेलियाई प्रत्यक्ष विदेश निवेश DFI महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय संघ से कब एशियाई पड़ोसी देशों पर ज़्यादा निर्भर करने लगा है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन APEC ऑस्ट्रेलिया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक प्रभावशाली कूटनीतिक सफलता है। नवंबर 1979 में प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सूत्रपात हुआ। इसे कैनबरा की एक बैठक में आरंभ किया गया जिससे ऑस्ट्रेलिया को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन गोटन की एशिया प्रायद्वीपीय से महाद्वीपीय में प्रभावशाली आर्थिक सहयोग बनाए रखने के प्रयासों से प्रशांत आर्थिक सहयोग परिषद BECC की स्थापना हुई। यह बाद में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन APEC में परिवर्तन हो गया। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के दोनों विकसित और विकासशील देश शामिल किए गए। आरंभ के इसके 6 एशियाई देश कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड सदस्य थे। अब इसमें 21 देश शामिल हैं। 1970 और 80 के दशकों में अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ व्यापार और निवेश के साथ जुड़ी। ऑस्ट्रेलिया में व्यापार प्रबंध बहुत अच्छे नहीं थे अतः ऑस्ट्रेलिया ने अपनी व्यापार नीति को पुनः एशिया प्रशांत क्षेत्र की तरफ मोड़ा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन APEC की स्थापना करने वाले प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते व्यापार और निवेश के कारण बड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक सहयोग की आवश्यकता। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों में क्षेत्रीयवास का विस्तार, नए सार्वभौमिक आदर्शों के क्षेत्रीय विकास और बहुपक्षीय व्यापारवाद की मांग बढ़ने लगी। अर्थात 1994 में वियतनाम का आसियान ASEAN समूह में शामिल होना इसे आसियान साम्यवाद विद्रोही समूह से हटकर क्षेत्रीय समूह की तरफ जाने लगे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध के गर्वे सम्मेलन में धीमी प्रगति। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन APEC के लिए ऑस्ट्रेलियाई समर्थन उसके एशियाई क्षेत्र के साथ संगठन को दृढ़ करने को दर्शाता है। 50 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कल्पना भी करना कठिन था कि जब ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण और उसकी नीतियों में आबादी एंग्लो सैक्सन मूल की प्रत्यक्ष झलक मिलती थी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन APEC क्रांतिकारी ढंग से मुक्त व्यापार व्यवस्था थी। ये क्षेत्रीय व्यापार उदारीकरण के जटिल तथा संवेदनशील विषयों की शुरुआत थी।
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लेन देन में आने वाली बाधाओं, लागत तथा अनिश्चितताओं को कम करके मजबूत आर्थिक नीति बनाना था। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली द्वारा खोल दिया। उदार बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए अपने तथा विस्तार से ऑस्ट्रेलिया के भी हित जुड़े हुए थे। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक के साथ ऑस्ट्रेलिया का व्यापार पूरे विश्व के व्यापार से अधिक है, अर्थात 40%। ऑस्ट्रेलिया का 70% व्यापार एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक देशों के साथ है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक ने सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक आयाम को जोड़ा। के बेगोर की बैठक नवंबर 1994 में 18 सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार निवेश लागू करने की वचनबद्धता की घोषणा की। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विकसित अर्थव्यवस्था के लिए 2010 तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2020 तक का समय रखा गया। अक्सका बैठक में इस प्रश्न पर चर्चा होगी कि क्या एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक द्वारा व्यापार आधार पर व्यापार उदारीकरण पर जोर देना चाहिए या कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए अथवा अस्थायी छूट दी जाए। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक का स्थापक सदस्य होने के नाते ऑस्ट्रेलिया का ओस्का बैठक के निदेशकों में काफ़ी रुचि है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विषयों को निर्धारित करने के लिए आसियान जैसे क्षेत्रीय समूह को मजबूत आधार प्रदान करती है। शुल्क व्यापार पर सामान्य समझौते गेट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया ने एक और महत्वपूर्ण भूमिका शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते गेट के अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यापार संधियों के लिए होने वाले उपरक्त सम्मेलन तथा कृषि व्यापार राष्ट्रों के केसक समूह बनने में निभाई। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप के मध्य तीसरी शक्ति के रूप में भी प्रभावशाली कार्य किया। उपरक्त सम्मेलन 1986 के आरंभ से ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के विषयों में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। गेट के आरंभ होने के बाद उपरक्त सम्मेलन इसकी 8वीं बैठक थी, लेकिन इसी पहली बैठक में ही कृषि के लिए संधियों पर विचार किया गया था। गेट के कृषि के लिए संधियों में ऑस्ट्रेलिया को सार्वभौमिक रूप से उच्च स्थान मिला, क्योंकि विश्व में ऑस्ट्रेलिया में ही कृषि को सबसे कम सरकारी आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से कृषि को उदार बनाने का प्रतिबद्धता ने दूसरे क्षेत्रों के घरेलू निवेशकों को कृषि में निवेश करने के लिए आरक्षित किया। ऑस्ट्रेलिया की कुल निर्यात आय का 5वां हिस्सा कृषि से आता है। इस क्षेत्र से आय ऑस्ट्रेलिया की 95% घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती है। 1980 के दशक में विश्व व्यापार स्थितियां जटिल रही। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पालतू कृषि उत्पाद को आर्थिक सहायता देकर निर्यात करने से पारंपरिक बाजारों से आरक्षणकारी बाधाओं को बढ़ावा दिया गया। इससे ऑस्ट्रेलिया के कृषि उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में कृषि उत्पादन घट गया क्योंकि उसकी जगह खनिज उद्योगों, औद्योगिक वस्तु तथा सेवा उद्योग ने ले ली। इकाई 16 में देखें। उपरक्त सम्मेलन के प्रति ऑस्ट्रेलियाई विचारधारा में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल थी। प्रशांत क्षेत्र से निर्यात के लिए अतिरिक्त वस्तुओं के लिए व्यापार को उदार बनाने तथा बाजार का विस्तार करने के लिए विशेष ध्यान देना। इसके लिए कृषि उत्पादकों पर विशेष बल दिया गया। गेट को एक संगठन के रूप में मजबूती प्रदान करने के लिए इसके कार्यों में सरकारी की अधिक भागीदारी पर ऑस्ट्रेलिया का भरपूर प्रयास रहा। इससे व्यापार और घरेलू नीतियों में गेट की भूमिका को प्रधानता प्रदान की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD के साथ प्रभावशाली संबंध सुनिश्चित हुए।
कैरेक्स समूह 14 सदस्यीय देशों के मंत्रियों द्वारा एकीकृत होने से कैरेक्स समूह अगस्त 1986 में पहली बार कैरेक्स में बना। इस समूह के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया ने कृषि संबंधित उद्देश्यों को अनेक प्रकार से और विशेषकर विश्व कृषि सुधार में समान हितों वाले देशों को संगठित करके पूरा किया। कैरेक्स समूह के 14 सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, फिजी, हंगरी, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड तथा उर्वरक ने सामूहिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपियन के मुकाबले लघु कृषि व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व किया। ऑस्ट्रेलिया कृषि में मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संरक्षक तथा महत्वपूर्ण पक्षधर था। कृषि निर्यातकों देशों के कैरेक्स समूह का लक्ष्य होने के नाते ऑस्ट्रेलिया ने गेट के माध्यम से संरक्षणवाद को कम करने तथा कृषि में आर्थिक सहायता की परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी अच्छे अवसर हैं। एशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छे संबंध तथा व्यापारिक गठबंधनों से तेज़ी से विस्तार है। एशिया क्षेत्र में विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जिसे आसियान तथा उत्तरी एशिया की नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। नियरली इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स आशा की जाती है कि 1990 और 2000 के मध्य अकेली नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आर्थिक आकार 4 गुना तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन 3 गुना हो जाए। इस क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि दर यूरोप और उत्तरी अमेरिका की दर से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया की नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय यूनियन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, चूँकि हांगकांग चीन के साथ मिल चुका है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में एशिया के साथ जुड़ने को उच्चतम प्राथमिकता दी गई। सन 1966 से प्रत्येक अवसर पर इस दावे को दोहराया जाता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों का एशिया प्रशांत महाद्वीप से परे भी विस्तार किया गया। ऑस्ट्रेलिया सरकार के यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंधों को पुनः दोहराया है। तत्कालीन एशिया में अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आश्चर्यजनक भिन्नताएं थीं। यह अर्थव्यवस्था नई से लेकर अधिकतम विकसित और औद्योगिकीकृत मुक्त बाजार तथा राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ ये कथन भी सत्य होगा कि एशियाई देश के साथ संबंधों में ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक प्रतिबद्धताएं कभी भी दृढ़ नहीं रही। कुछ निर्यात सफलताओं को उच्च कोटि के समुद्री उत्पादन जापान के बचे गए तथा फल और सब्जियां के लिए सिंगापुर तथा हांगकांग में नए बाजार तलाश किए गए। विश्व के अधिकांश हिस्सों में बाजार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान तथा पूर्वी एशिया के निर्यातकों द्वारा हड़प लिए गए। दक्षिणी पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों के अनेक व्यापारिक अवसर प्रदान किए गए। पूर्वी एशिया में तेज़ी से विकसित होती बहुमुखी अर्थव्यवस्था के समूह ने ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए। एशिया का व्यापक स्वरूप हल्के उत्पादों जैसे वस्त्र तथा जूतों से बदलकर मशीनें, परिवहन उपकरण और रसायनों का हो गया। पूर्व एशिया के पर्यटन सेवा व्यापार का सबसे बड़ा साधन बन गया। दक्षिण पूर्व एशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार में दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक की झलक मिलती है। आसियान के देशों में ऑस्ट्रेलियाई बाजार भौतिक निकटता के प्रति उच्च व्यक्ति क्रियाशक्ति के कारण आरक्षित रहे। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की संरक्षण नीति ने आसियान समूह के व्यापार संतुलन को प्रभावित किया। एशियाई देशों से श्रमिक आधारित उद्योगों में श्रमिक विवाह में तेजी आने के कारण संरक्षण नीति को लागू किया गया। इससे ऑस्ट्रेलिया में घरेलू उद्योगों के अस्तित्व, उच्च बेरोजगारी तथा अर्थव्यवस्था की मंदी का खतरा हो गया था।
इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा का संरक्षणवाद के साथ प्रतिरोध हुआ। उत्तर दक्षिण वक्ता की प्रगति तीसरी दुनिया में औद्योगिक और निर्धन विकासशील अर्थव्यवस्था अंतराल के पटकने के लिए विकास संबंधों के महत्व को ऑस्ट्रेलिया सरकार जानती थी। विशिष्ट प्रकार के निर्यात तथा एशियाई देशों में निवेश अवसरों को व्यापार आधारित आर्थिक विश्लेषण प्रदान कर व्यापार में सहायता प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी आदेश के साथ एशिया इकोनॉमिक सेंटर स्थापित किया। आसियान सरकारों द्वारा 1940 के दशक में किए गए बहुपक्षीय व्यापार अधिकरण ऑस्ट्रेलिया ने स्वागत किया। वह संबंध संगठनात्मक रूप से भी विकसित हो रहे थे। दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों में एक हफ्ता आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा दूसरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड निकटतम आर्थिक संबंध। आसिया न्यू जीलैंड क्लोज इकोनॉमिक रिलेशन आरियर ये प्रस्ताव 1993 में पेश किया गया और अंतिम रूप से मार्च 1996 में अपनाया गया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा आसियान अधिकारों के साथ सतत वक्ता के साथ व्यापारिक सहयोग स्थापित हुआ। वक्ता शेर सहयोग ने व्यापारी समुदाय को व्यापारिक महत्व का एहसास कराया। आसियान ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग कार्यक्रम AECP ASEAN आसिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम ऐसा ही एक दूसरा कार्यक्रम था जिसके कारण आसियान ऑस्ट्रेलिया संबंध दृढ़ हुए। इसने सैद्धांतिक रूप से परस्पर लाभ कमाने वाले निजी क्षेत्र के शामिल होने के महत्व अवसर प्रदान किए। ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप और अमेरिका के संरक्षणवाद की आलोचना की और विकासशील देशों को उत्पादकों के खिलाफ संरक्षणवादी नीतियों को जोड़ने की तीसरी दुनिया की मांग का समर्थन किया। आसियान देशों ने ऑस्ट्रेलिया की तीसरी दुनिया के मसलों में संवेदनशीलता का लाभ उठाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नीतियाँ ऑस्ट्रेलियाई आसियान व्यापार के समय इसके विपरीत थी। दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में मुद्रा संगठनों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को आशा थी कि इन देशों की मूलभूत मजबूती इनको इस संकट से उबार लेगी। थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा दक्षिण कोरिया में मुद्रा संगठन के जैसे कारण थे। ऑस्ट्रेलिया में थाईलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष पैकेज के लिए 1.3 अरब ऑस्ट्रेलिया डॉलर की सहायता दी। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से इस क्षेत्र को अत्यधिक निर्यात होता था। मुद्रा संकट के प्रभाव अस्पष्ट ही रहे, बस इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के नियमित पर्यटकों के निर्यात बाजार पर पड़ा। संकट के प्रति ऑस्ट्रेलिया सरकार की प्रतिक्रिया बहुत उदार की। इससे इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के दृढ़ विश्वास का पता लगता है। ऑस्ट्रेलिया के निर्यात बाजार के सबसे शीर्ष और जापान सहित दक्षिण पूर्व एशिया का स्थान था। कुछ अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि मुद्रा संकट के कारण ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक वृद्धि लगभग 1/4%, लेकिन 3% से कम तक घट सकती है। कुछ कंपनियों का लाभ कम हो गया तथा अन्य कुछ कंपनियां बंद हो गई। संकट के बाद ऑस्ट्रेलिया कंपनियों ने इस क्षेत्र में और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रवेश किया, क्योंकि अवमूल्यन में भूमि का मूल्य तथा विदेशी कंपनियों की संचालन लागत कम हो गई थी। उत्तर पूर्व एशिया इस क्षेत्र में उत्तर पूर्व एशिया में मंदी का दौर रहा, परंतु अभी भी इसकी अर्थव्यवस्था को क्रियाशील मान लिया जाता था। इसमें जापान की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही। गानोड रिपोर्ट के एक नीति संबंधी सलाह थी जो ऑस्ट्रेलिया को अक्टूबर 1979 में दी गई। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की कार्यकुशलता तथा उत्पादन को बढ़ाना था। इस रिपोर्ट में संरक्षण अवशेषों को घटाना तथा बाजार में उदार बनाने की सिफारिश की गई थी। इसमें आर्थिक गतिशील और उत्तर पूर्व एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को सुधारने पर विशेष जोर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की उदार नीतियों से उत्तर एवं एशियाई अर्थव्यवस्था से ऑस्ट्रेलिया को लाभ हुआ।
ऑस्ट्रेलिया के लिए जापान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का लगभग 40% तक क्रियाएं करता है। ऑस्ट्रेलिया जापान पर व्यापार के लिए जापान ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी स्रोत के रूप में निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलिया संसाधनों में धनी है जबकि जापान तकनीकी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में दृढ़ है, लेकिन वहाँ संसाधन कम हैं। संपूर्ण 70 और 80 के दशकों में जापान ऑस्ट्रेलिया का मुख्य व्यापारिक भागीदार रहा। उत्तर पूर्व एशिया में ऑस्ट्रेलियाई व्यापार के अवसर को बढ़ने के विशेष रूप से 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव बनाए गए। इन्हें 6.1 करोड़ 61 मिलियन डॉलर के एक भाग के रूप में उपयोग का एशिया में ऑस्ट्रेलिया पैकेज के रूप में घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के चीन के साथ संबंधों को ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। 1996 में आरंभिक महीनों में ये संबंध काफ़ी तनावपूर्ण थे। सब पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा सुरक्षा मुद्दों पर जोर देने की प्रतिक्रिया में द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों पर जोर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने चीन के साथ प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। भारत इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध उतने गतिशील एवं संतुलित नहीं हुए थे जितना आज है। अंत में 1980 के दशक के मध्य में ऑस्ट्रेलिया ने अनुभव किया है कि भारत की अपेक्षा करना स्वयं उसके हित में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर सुधार के लिए व्यापक मंच की स्थापना के लिए एक स्थान की रूपरेखा तैयार की गई। इन मंचों में ऑस्ट्रेलिया भारत सहित व्यापार परिषद, संयुक्त व्यापार समिति, संयुक्त कोयला कार्यदल, संयुक्त मंत्री आयोग तथा उच्च स्तरीय सलाहकार शामिल थे। भारत के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबद्धता ऑस्ट्रेलिया के वितरित विकास सहयोग कार्यक्रम है। भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना भी ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण है। आशा थी कि सन 2000 तक भारत ऑस्ट्रेलिया के बड़े 10 व्यापारी भागीदारों में से होगा। अक्टूबर-नवंबर 1996 के दौरान ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कैनबरा द्वारा न्यू हॉरिज़ॉन्स परियोजना लागू की गई। यह पूर्व एशिया में ऑस्ट्रेलिया को कूटनीतिक प्रयासों को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। व्यापार के लिए तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य मंत्री टिम फरिस की रुचि थी कि ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों के लिए भारत के महत्वपूर्ण बाजारों की खोज की जाए। अन्य क्षेत्रीय सहयोग ऑस्ट्रेलिया ने संगठनात्मक विकास कार्यक्रमों में भरपूर योगदान प्रदान किया। दीर्घकालीन शांति, आर्थिक समृद्धि तथा बेहतर सामाजिक परिस्थितियों की धारणा के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की। 1947 में दक्षिण समुद्रीय क्षेत्रीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के पास प्रशांत ऑस्ट्रेलिया द्वीप, ब्रिटेन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका में औपनिवेशिक तथा प्रशासनिक अधिकार थे। 1969-72 के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने अनेक क्षेत्रीय संधियां की, जैसे कोरबलो योजना, एजूस, ANZUS, CEATO, आजम, ANZM, अवसत्ता मलाया के फॉर्म बेर्थ, कूटनीतिक रिजर्व, जापान और एशिया के साथ व्यापार संधि तथा प्रशांत द्वीप परिषद ASPAC, अस्पेक सीनो अमेरिकी का 1971 में पूर्ण मेल होने के साथ समाप्त हो गया, जबकि सियोटो 1977 में वियतनाम युद्ध के बाद समाप्त हो गया। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व में 1960 के दशक में यूरोपीय आर्थिक समूह यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ECC की स्थापना एशिया और प्रशांत के बीच विविध राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिकेशन ऑफ आसियान एंड द पैसिफिक, प्रशांत बेसिक आर्थिक समिति, पैसिफिक बेसिन इकोनॉमिक कमेटी PBEC, व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों के नियमित मिलन मंच थे। इसी प्रकार प्रशांत व्यापार और विकास सम्मेलन
पैट्रिफ ट्रेड और डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस PAFTD की स्थापना की गई। प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस PECC का उदय ऑस्ट्रेलियाई जापानी पहल से हुआ। इससे प्रशांत बेसिक आर्थिक समिति को बढ़ावा दिया, जो व्यापारियों की नियमित बैठक होती है। विकास सहायता आर्थिक विकास आयोग संगठन तथा विकास सहायता समिति डेवलपमेंट आसियान कमेटी DAC को सदस्य के बीच देशों को सहायता प्रदान करने में ऑस्ट्रेलिया की छवि औसत से अधिक थी। इसकी सरकारी सहायता में ऑफिशियल डेवलपमेंट आसियान ODA विकास सहायता समिति की औसत 0.34% की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पादक GNP की प्रतिशत का औसत 0.62% है। विकास सहायता और ऐसे ही अन्य खर्चों ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक और अन्य हितों को पूरा करने में सहायता प्रदान किया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का उद्देश्य इस सहायता को दक्षिण प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया को पहुंचाना था। आसियान देशों में को ऑस्ट्रेलियाई सहायता उसकी कुल सरकारी विकास सहायता वितरण का लगभग 15% तथा आसियान देशों की कुल सहायता प्राप्ति लगभग 0.5% हाकी गई। मित्रा पुल फ्रेंडशिप ब्रांड मेकोग नदी पर इसकी लंबाई के साथ बनाने वाला पहला पुल है। यह थाईलैंड और लाओस को जोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया फार्मों द्वारा ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक सहायता से बनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और समृद्धि को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। सारांश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय यूनियन के साथ तीसरा शक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी शक्ति नहीं है तो भी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक समक्ष तथा सक्रिय सदस्य बन जाता है। कैरिस समूह के माध्यम से कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते में ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा। 1986 में कैरिस समूह के आने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में कृषि सुधारों को कभी भी महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। विश्व कृषि व्यापार में कृषि क्षेत्रों में हितों पर किसी भी प्रतिबंध पर विशेष संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा यूरोपियन EU में विरोध किया गया। भविष्य में प्रत्येक देश के साथ संघर्ष संपूर्ण देश के साथ संबंधों के लिए एशिया ऑस्ट्रेलिया के लिए नियंत्रण महत्वपूर्ण रहा। ऑस्ट्रेलिया ने एशियाई अर्थव्यवस्था संकट में फ्रांसीसी सरकारों के लिए तुरंत दृढ़ सहायता का प्रस्ताव किया। ऑस्ट्रेलिया जनता है कि विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। अंत आने वाले वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नीति सार्वभौमिकरण की है। शब्दावली दक्षिण पूर्व एशिया एक भौगोलिक शब्द जिसमें चीन का दक्षिण क्षेत्र में से लेकर भारत से पूर्वी क्षेत्र आता है। इसमें 10 देश हैं। आसियान अगस्त 1966 में 5 देशों थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर की सदस्यता से आर्थिक संकट के रूप में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन बनाया गया। गेट शुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते महत्वपूर्ण संविधान जिसे इस रूप में बनाने में ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी सीमा औद्योगिक उत्पादों की अपेक्षा कृषि से कम प्रभावशील है। NIE हांगकांग, ताइवान तथा कोरिया गणतंत्र की नवीन औद्योगिक अर्थव्यवस्था। DFAD विदेश मसले और व्यापार विभाग। गार्नोट रिपोर्ट अगस्त 1979 में ऑस्ट्रेलिया विदेश मसलों और व्यापार विभाग में सुझाई गई आर्थिक नीति। IFM 1944 में ब्रिटेन वुड में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IBRD जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड में स्थापित विश्व बैंक के नाम से भी ज्ञात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक।
संरक्षणवाद, लघु घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रिक और लघुकरणीकरण सहित संरचनागत रूपों में शामिल कर विकास व संरचनात्मक परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में फैलाव। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।